अरे भिखारी, तेरी औकात भी है 1000 करोड़ लाने की? तू जानता भी है 1000 करोड़ होते क्या है? अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर कोई 1000 करोड़ वापस ले आया तो मैं उसे 50 करोड़ का नगद इनाम दूंगा। सुबह के 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन मंडी चौक पर ट्रैफिक का शोर पहले से ही मौजूद था। इसी शोर के बीच फुटपाथ पर सोया था एक 12 साल का गरीब लड़का, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन इतना गरीब था कि उसके पास सर छुपाने के लिए छत तक नहीं थी। वो दोपहर में दुकानों पर चाय बेचता और रात को वहीं सड़क पर सो जाता था। उसके पास ना मां थी और ना ही उसके पिता। उसकी एकमात्र संपत्ति थी उसका तेज दिमाग। आर्यन कम बोलता था और कभी-कभी खुद से ही बातें करता था, इसलिए लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वह पागल नहीं था, बल्कि वो सुनता बहुत था। चीजों के विश्लेषण में उसे महारत हासिल थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता था। आर्यन के ठीक सामने शहर की सबसे बड़ी कंपनी डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज DCS की ऊंची इमारत थी, जहां हर सुबह बड़ी बड़ी काली गाड़ियों से सूट पहने हुए लोग उतरते थे और कानों में ईयरफोन लगाए हुए अंदर चले जाते थे। आर्यन उस ऊंची मंजिल को बाहर से देखता था, पर उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हमेशा उसे डांट कर भगा देता था। उसी बिल्डिंग की दीवार से सटा एक पुराना जनरेटर था। आर्यन अक्सर उस जनरेटर के पास बैठकर उसकी आवाजें सुना करता था। जहां लोगों को शोर सुनाई देता था, वहां उसे पैटर्न समझ आते थे। पर उस दिन दोपहर को माहौल बदला हुआ था। कंपनी के अंदर सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। सारे कर्मचारी डरे हुए थे। मैनेजर्स के चेहरे सफेद हो गए थे। फिर एक के बाद एक फोन की घंटियां बजनी शुरू हुईं। IT रूम से एक चीख सुनाई दी, 1000 करोड़ गायब हो गए हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी के अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षित खातों से 1000 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए थे। ना ही यह पैसे कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे और ना ही यह किसी दूसरे बैंक में क्रेडिट हुए थे। पैसा बस गायब हो गया था, जैसे आपने मुट्ठी में रेत पकड़ी हो और वह बिना उंगलियां खोले ही गायब हो जाए। सिस्टम में 1000 करोड़ रुपए का डेटा शून्य हो गया था। ट्रेस करो, अभी ट्रेस करो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस मिस्टर खन्ना चिल्लाए। उनका माथा पसीने से तर था, टाई की गांठ ढीली हो चुकी थी। पैसा हवा में नहीं उड़ सकता, मुझे लॉग्स चाहिए। IT टीम पागलों की तरह कीबोर्ड पीट रही थी। 100 उंगलियां एक साथ हजारों को टाइप कर रही थीं। सर्वर लॉग्स खंगाले जा रहे थे। सिक्योरिटी फाइल्स चेक की जा रही थीं। देश के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लिया गया। उनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर लाल रंग के एरर मैसेज ब्लिंक कर रहे थे। सर, कोई निशान नहीं है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कांपती आवाज में कहा। कोई घुसपैठ नहीं, कोई मेलवेयर नहीं। पुलिस कमिश्नर की गाड़ी सायरन बजाती हुई नीचे पहुंच चुकी थी। मीडिया की वैन गेट पर जमा होने लगी थीं और हर गुजरते मिनट के साथ कंपनी की साख, जो दशकों की मेहनत से बनी थी, मिट्टी में मिल रही थी। हर सेकंड करोड़ों का नुकसान हो रहा था। बाहर फुटपाथ पर बैठा आर्यन यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। कंपनी के डेटा सेंटर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज रोज से कुछ अलग थी। बीच बीच में हल्का सा ठहराव, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। वह नंगे पैर उस विशाल दीवार के पास गया और अपना कान ठंडी ईंटों से सटा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, माथे पर लकीरें उभर आईं। वह सुन रहा था। वह उस दर्द को सुन रहा था जो मशीन बयां कर रही थी। यह चोरी नहीं है, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। यह तो इन्फिनिटी लूप का पैटर्न है। आर्यन को अपनी मां याद आई। वह कोई साधारण महिला नहीं थी। आर्यन के पैदा होने से पहले वह इसी DCS कंपनी में जूनियर सिस्टम आर्किटेक्ट थीं। वह अक्सर आर्यन को, जब वह बहुत छोटा था, मशीनों की कहानियां सुनाती थीं।
वह बताती थीं कि कैसे डेटा पानी की तरह बहता है और कैसे कोड एक संगीत की तरह होता है। एक कार एक्सीडेंट ने उनसे उनकी जान और आर्यन से उसका बचपन छीन लिया था। मां के पास एक पुरानी डायरी थी जो अब आर्यन के फटे हुए थैले में सबसे नीचे दबी रहती थी। उस डायरी में कोई फोन नंबर या पते नहीं थे। उसमें थे पैटर्न, मशीनों के रोने की आवाजें, डेटा के चलने के रास्ते और लूप्स के नक्शे। आर्यन ने अपनी फटी हुई जेब से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला जिस पर उसने खुद के बनाए निशान, टेढ़े मेढ़े त्रिकोण और लकीरें खींच रखी थीं। एग्जॉस्ट फैन की वह रुकी हुई सांस और मां की डायरी का वह आखिरी पन्ना, सब कुछ एक नक्शे की तरह उसके दिमाग में छप गया। जब मशीन सांस रोके तो समझो वह खुद से ही लड़ रही है। मां ने एक बार कहा था। वह 1 सेकंड में समझ गया कि 1000 करोड़ कहां गए हैं। वे बाहर नहीं गए, वे अंदर ही कहीं फंस गए हैं, एक ऐसे भंवर में जहां से वापसी का रास्ता बंद होने वाला है। अगर उसने अभी नहीं बताया तो सिस्टम ऑटो फ्लश करेगा और पैसा हमेशा के लिए खो जाएगा। वह दौड़ा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखते ही अपना डंडा उठाया। कहा था ना तुझे यहां मत आना, बहरा है क्या? चल भाग यहां से, गार्ड चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने आर्यन को धक्का दिया। आर्यन गिरते गिरते बचा, लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। उसकी सांस फूल रही थी, सीना धौंकनी की तरह चल रहा था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक ऐसी अधिकारपूर्ण गूंज जो एक सड़क छाप बच्चे में नहीं होनी चाहिए थी। उसने गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब मुझे अंदर जाने दो, जो पैसा गया है वह अभी भी यहीं है। दीवारें कांप रही हैं, मशीन रो रही है। अगर मैं अंदर नहीं गया तो सब खत्म हो जाएगा। गार्ड हंसा। अरे ओ पागल, कौन सा पैसा? तुझे भूख लगी है तो बोल, 2 थप्पड़ दूं खाने के लिए? चल हट। साहब 1000 करोड़, आर्यन चिल्लाया। वो रिबूट करने वाले हैं, उन्हें रोकिए। अंदर 60वीं मंजिल पर अलार्म और तेज हो गया था। सिस्टम क्रिटिकल, इनिशिएटिंग रिब्यूट इन 15 मिनट्स, एक रोबोटिक आवाज ने घोषणा की। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। गार्ड उसे कॉलर से पकड़कर घसीटने ही वाला था कि ऑटोमेटिक कांच के दरवाजे खुले और एक महिला बाहर आई। नीले रंग की कांजीवरम साड़ी, गले में सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर का आईडी कार्ड और चेहरे पर ऐसी घबराहट जो महंगे मेकअप से भी नहीं छुप रही थी। वह ईशा द्विवेदी थीं, कंपनी की सबसे तेज तर्रार मैनेजर, जो आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना कर रही थीं। पिछले आधे घंटे से वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टेक्निकल टीम के बीच सैंडविच बनी हुई थीं। नौकरी जाने का डर, बदनामी का डर, जेल जाने का डर, सब उनकी आंखों में तैर रहा था। उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। गार्ड ने आर्यन को कॉलर से पकड़ रखा था और आर्यन हाथ पैर मार रहा था। छोड़ो उसे! ईशा की आवाज में तनाव था। वह गार्ड को डांटने के मूड में नहीं थी, बस शोर कम करना चाहती थी। क्या हो रहा है यहां? आर्यन ने मौका नहीं गंवाया। उसने गार्ड की पकड़ से खुद को छुड़ाया और ईशा के सामने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि चेतावनी देते हुए खड़ा हो गया। मैडम, रिब्यूट मत करना। अगर उन्होंने सिस्टम रिब्यूट किया तो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। पैसा कहीं गया नहीं है, सिस्टम ने उसे निगल लिया है। वह घोस्ट लॉर्ड है। ईशा के कदम ठिठक गए। उनके हाथ से फाइल छूटते छूटते बची। सिस्टम रिब्यूट, घोस्ट लॉर्ड, ये शब्द अभी अभी महज 2 मिनट पहले कॉन्फ्रेंस रूम में चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने दबी जुबान में बोले थे। यह जानकारी तो अभी कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। मीडिया को तो छोड़िए, आधे स्टाफ को भी नहीं पता था कि रिब्यूट का प्लान है। इस सड़क छाप लड़के को, जिसके कपड़े मैले हैं और बाल उलझे हुए, इसे घोस्ट लॉर्ड के बारे में कैसे पता? वह आर्यन के पास आई। उनकी हील्स की आवाज सन्नाटे में गूंजी। क्या कहा तुमने? तुम्हें रिबूट के बारे में कैसे पता? कौन हो तुम? आर्यन ने कंपनी के डेटा सेंटर की वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ इशारा किया।
जहां से अब भी वह अजीब आवाज आ रही थी। मैं सुनता हूं मैडम, आपका एग्जॉस्ट फैन, वह रोज एक सुर में गाता है। आज वह हर 3 सेकंड के बाद 8 सेकंड के लिए रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब प्रोसेसर पर ऐसा लोड हो जो मौजूद ही नहीं है। पंखा कंफ्यूज है, वह ठंडा करे या रुके। सिस्टम रिबूट की तैयारी कर रहा है खुद को बचाने के लिए। अगर रिबूट हुआ तो वह टेम्परेरी मेमोरी जहां पैसा फंसा है हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। ईशा सन्न रह गईं। यह लड़का कोई रटी रटाई बात नहीं बोल रहा था। यह एक तकनीकी डायग्नोसिस था जिसे उसने बिना किसी कंप्यूटर के सिर्फ एक पंखे की आवाज से डिकोड किया था। यह असंभव था, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। मैडम, यह लड़का तो चाय बेचता है, पागल है, रोज बड़बड़ाता रहता है। गार्ड ने सफाई देनी चाहिए। उसे लगा ईशा नाराज हो रही हैं। ईशा ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया। उन्होंने आर्यन की आंखों में देखा। वहां भूख थी, लेकिन खाने की नहीं, अपनी बात सही साबित करने की। ईशा ने अपनी घड़ी देखी। रिबूट में 12 मिनट बचे थे। इसे अंदर आने दो, ईशा ने आदेश दिया। पर मैडम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, गार्ड हकलाया। भाड़ में गया प्रोटोकॉल, ईशा चिल्लाई। उनका संयम टूट गया। मैंने कहा, इसे अंदर आने दो। अगर यह गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। चलो। आर्यन पहली बार डीसीएस के अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, एयर कंडीशन की ठंडी हवा ने उसके पसीने को सुखा दिया। फर्श इतने चमकदार संगमरमर का था कि उसे अपने गंदे कटे फटे पैर रखने में शर्म आ रही थी। लॉबी में खड़े लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई एलियन हो या कोई जानवर। रिसेप्शनिस्ट ने नाक सिकोड़ी। जूनियर कर्मचारी एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। यह क्या तमाशा है? अब भिखारी भी कोडिंग करेंगे? एक ने फुसफुसाया। ईशा ने किसी की तरफ नहीं देखा। वह उसे सीधे 40वें फ्लोर पर हाई सिक्योरिटी आईटी रूम में ले गईं। लिफ्ट में सन्नाटा था, लेकिन आर्यन को लिफ्ट की मोटरों में भी एक घबराहट सुनाई दे रही थी। लिफ्ट भी कांप रही थी। दरवाजा खुला। 40वां फ्लोर। यहां का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। सामने दीवार के बराबर बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग के कोट्स झरने की तरह गिर रहे थे। 10-12 लोग, जो देश के सबसे बेहतरीन दिमाग माने जाते थे, सिर पकड़े बैठे थे। कॉफी के खाली कपों का ढेर लगा था। अरे ये क्या ईशा मैम? एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित, जिसके चश्मे का फ्रेम उसकी तनख्वाह से महंगा था, चिल्लाया। वह गुस्से में खड़ा हो गया। हम 1000 करोड़ के लॉस में जाने वाले हैं। हमारी नौकरी दांव पर है और आपको मजाक सूझ रहा है? ये किस कूड़े वाले को उठा लाई हैं आप? ये हाई सिक्योरिटी जोन है। कमरे में मौजूद वाइस प्रेसिडेंट खन्ना ने भी गुस्से से देखा। ईशा, ये क्या बदतमीजी है? इसे बाहर निकालो। ईशा ने गहरी सांस ली। यह बदतमीजी नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद है। इसने बाहर से वह सुना जो हम अंदर बैठकर भी नहीं देख पाए। घोस्ट लॉर्ड। घोस्ट लॉर्ड शब्द सुनते ही खन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। ईशा ने आर्यन को एक खाली टर्मिनल की तरफ इशारा किया। वह टर्मिनल मुख्य सर्वर से जुड़ा था। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक रिबूट शुरू हो जाएगा। आर्यन फटाफट कुर्सी पर बैठा। उसके चेहरे पर गरीबी की छाप थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ कीबोर्ड पर पड़े, नजारा बदल गया। उसने स्क्रीन पर एक कमांड प्रॉम्प्ट खोली। कोई माउस का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ कीबोर्ड। यह क्या कर रहा है? हेड ऑफ सिक्योरिटी ने गुस्से में पूछा, आगे बढ़ते हुए। यह सिस्टम क्रैश कर देगा, इसे रोको। कोई इसे नहीं छुएगा। ईशा बीच में आ गई। इसे करने दो। आर्यन की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। उसे मां की डायरी का वह पैटर्न याद आया। चीजें जब सीधी न चलें तो समझो वे गोल घूम रही हैं, और हर गोल चीज का एक केंद्र होता है। यह चोरी कोई आम चोरी नहीं है, आर्यन ने टाइप करते हुए कहा। यह इन्फिनिटी लूप है। चोर ने पैसे को बाहर नहीं भेजा, उसने पैसे को सिस्टम के अंदर ही एक भूल भुलैया में डाल दिया है।
पैसा एक खाते से दूसरे खाते में इतनी तेजी से घूम रहा है नैनो सेकंड्स में कि सिस्टम उसे पकड़ ही नहीं पा रहा। पैसा हर जगह है और इसलिए कहीं नहीं है। बकवास, चीफ इंजीनियर रोहित ने कहा। ऐसा लूप डिटेक्ट हो जाता है। हमारे एल्गोरिदम दुनिया के बेस्ट हैं। नहीं सर, आर्यन ने बिना मुड़े जवाब दिया। उसकी उंगलियां अब और तेज चल रही थीं, क्योंकि यह लूप ट्रांजैक्शन का नहीं, एरर का है। आपने ट्रांजैक्शन लॉग्स देखे, मैंने एरर लॉग्स देखे। देखिए, उसने एंटर दबाया। बड़ी स्क्रीन पर अचानक दृश्य बदला। जो लाल कोड्स आ रहे थे वे हट गए। उनकी जगह एक नक्शा उभरा। यह डेटा के बहाव का नक्शा था। हजारों लाल बिंदु एक गोल घेरे में पागलों की तरह नाच रहे थे। वे इतनी तेज थे कि एक ठोस लकीर जैसे दिख रहे थे। हे भगवान, रोहित के मुंह से निकला। उसका गुस्सा गायब हो चुका था। यह तो फैंटम जोन है। पैसा यहीं फंसा है। यह सुपर हाई स्पीड पर घूम रहा है और यह 3 मिनट में फट जाएगा, आर्यन ने कहा। सिस्टम को लग रहा है कि यह कोई वायरस है जो मेमोरी खा रहा है। वह इसे डिलीट करने वाला है। रिबूट का मतलब है सब कुछ शून्य। 8,000 करोड़ राख बन जाएंगे। कमरे में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे। 1,000 करोड़ जलने वाले थे। रोक इसे, रिब्यूट कैंसिल करो, खन्ना चिल्लाए। कमांड दो, ओवरराइड करो। कमांड काम नहीं करेगा सर, मशीन अब डरी हुई है। उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। वह किसी एडमिन की नहीं सुनेगी। हमें उसे शांत करना होगा। शांत? यह मशीन है, कोई रोता हुआ बच्चा नहीं, खन्ना झुंझलाए। हटो, मुझे करने दो। उन्होंने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की। अगर आपने अभी कीबोर्ड को छुआ, आर्यन ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, तो वह डेटा बिखर जाएगा। मशीन को पैटर्न चाहिए, पासवर्ड नहीं। मेरे लिए यह बच्चा ही है, आर्यन ने धीरे से कहा। उसने अपनी जेब से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर कुछ अजीब फ्रीक्वेंसी लिखी थी। जनरेटर की आवाज का कोड। आर्यन ने वह कोड टाइप करना शुरू किया। यह कोई जावा या पाइथन जैसी कोडिंग की भाषा नहीं थी। यह पल्स थी, एक धड़कन। बाइनरी कोड में लिखी हुई संगीत की धुन। 0101 0001 0101 टिक टिक टिक। उसने सिस्टम को वह भेजा जो सिस्टम सुनना चाहता था। एक लय, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मशीन के हार्ट बीट से मेल खाती हो। यह ट्रस्ट प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, सिक्योरिटी हेड चिल्लाया। यह फायरवॉल गिरा रहा है, इसे रोको, यह हैकर है। रुकिए, ईशा चिल्लाई। उनकी नजर स्क्रीन पर जमी थी। ग्राफ देखिए। स्क्रीन पर वह लाल घेरा जो तबाही मचाने वाला था, अचानक धीमा होने लगा था। लाल रंग धीरे धीरे नारंगी, फिर पीले में बदलने लगा। जनरेटर की आवाज और आर्यन की उंगलियों की थाप एक हो गई थी। आर्यन के माथे से पसीना टपक कर कीबोर्ड पर गिरा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मशीन का सारा लोड अपने छोटे से शरीर पर ले रहा हो। आ जाओ, वह फुसफुसाया, जैसे किसी रूठे हुए दोस्त को मना रहा हो। रास्ता मिल गया है, घर वापस आ जाओ, डरो मत। उसने एक आखिरी कमांड टाइप किया। रिस्टोर फ्लो, ओरिजिन और एंटर पर अपनी पूरी ताकत से उंगली मारी। अचानक पूरे कमरे की लाइटें बंद हो गईं। सर्वर का शोर जो तूफान जैसा था एकदम थम गया। घुप अंधेरा, ऐसी भी बंद हो गए। सिर्फ यूपीएस की लाल बत्ती और धीमी बीप सुनाई दे रही थी। इसने तो सब उड़ा दिया। अंधेरे में खन्ना की घबराई हुई आवाज आई। बर्बाद हो गए हम। मैंने कहा था इस भिखारी को मत आने दो। पकड़ो इसे। आर्यन अंधेरे में भी कीबोर्ड से उंगलियां हटा नहीं रहा था। वह स्टैच्यू की तरह बैठा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या यह अंत था?
तभी एक पंखा चला। घूं, फिर दूसरा, फिर एक बीप, फिर मुख्य स्क्रीन जगी। उसकी रोशनी से पूरा कमरा नहा गया। एक हरे रंग की लाइन स्क्रीन पर दौड़ी, जैसे सूखी नदी में पानी आया हो। ट्रांजैक्शन रिवर्स्ड, इंटेग्रिटी 100%, सिस्टम नॉर्मल। नंबर्स स्क्रीन पर घूमने लगे। अकाउंट बैलेंस बढ़ने लगा। 100 करोड़, 400 करोड़, 650 करोड़ और अंत में रिकवर्ड। कमरे में कोई नहीं बोला, कोई खुशी की चीख नहीं, कोई ताली नहीं। यह जीत इतनी बड़ी थी कि उसे पचाने में वक्त लग रहा था। सब बस उस स्क्रीन को, उन हरे नंबरों को और फिर उस लड़के को देख रहे थे। आर्यन ने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया। वह थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने 1000 करोड़ का बोझ अपने कंधों पर उठाया हो। वह पीछे हटा और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। पैसा वापस आ गया, चीफ इंजीनियर रोहित ने अविश्वास में कहा, अपनी आंखों से चश्मा हटाकर पोंछते हुए। यह चमत्कार है, लेकिन यह किया किसने था? यह लूप बना कैसे? आर्यन ने धीरे से कहा, सिस्टम गवाह है सर, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। लॉग फाइल चेक कीजिए, लेकिन यूजर आईडी से नहीं, आईपी के हार्ट बीट से। उसने इशारे से रोहित को एक विंडो खोलने को कहा। वहां एक नाम नहीं, एक लोकेशन फ्लैश हो रही थी। सोर्स, फ्लोर 40, कैबिन 3, टर्मिनल, एडमिन फाइनेंस। सबकी नजरें कमरे में ही मौजूद एक शख्स पर टिक गईं। वाइस प्रेसिडेंट खन्ना। फ्लोर 40, केबिन 3 उन्हीं का था। उनका चेहरा, जो पहले गुस्से से लाल था, अब डर से पीला पड़ चुका था। पसीना उनकी गर्दन से नीचे बह रहा था। वह धीरे से पीछे दरवाजे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहे थे। आपने लूप बनाया? आर्यन ने उनकी तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं, बस एक तथ्य था। आपने सोचा रिबूट के बाद पैसा लॉस्ट डेटा के नाम पर एक डंप अकाउंट में चला जाएगा, जिसे सिर्फ आप एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आप एक चीज भूल गए। खन्ना रुके, उनकी जुबान तालू से चिपक गई। आप भूल गए कि मशीनें भी सांस लेती हैं। आर्यन बोला, जनरेटर की आवाज झूठ नहीं बोलती। जब आपने लूप शुरू किया तो लोड बढ़ा और बेसमेंट का पंखा अटकने लगा। मशीन ने आपकी चुगली कर दी थी, बस सुनने वाला कोई नहीं था। खन्ना घुटनों पर गिर पड़े। वह टूट गए। मुझे माफ कर दो। ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए में सब हार गया था मैं। कर्ज वाले मुझे मार डालते। ईशा ने तुरंत सिक्योरिटी को इशारा किया। 2 गार्ड्स ने खन्ना को पकड़ लिया। पुलिस को ऊपर आने में देर नहीं लगी। हथकड़ियां लगीं, कैमरा फ्लैश चमके। एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो चुका था और देश की सबसे बड़ी कंपनी आज दिवालिया होने से बच गई थी। कमरे में जश्न का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। रोहित ने ईशा से हाथ मिलाया, लेकिन ईशा की नजरें आर्यन को ढूंढ रही थीं। वह भीड़ से दूर कोने में खड़ा अपनी पुरानी टूटी हुई चप्पलें ढूंढ रहा था, जो उसने अंदर आते वक्त उतार दी थीं। उसे लग रहा था कि अब उसका यहां कोई काम नहीं है। ईशा उसके पास आई। उनकी आंखों में अब वह थकान नहीं थी, एक नई चमक थी और शायद पहली बार श्रद्धा थी। तुमने कंपनी बचा ली, ईशा ने कहा। उनकी आवाज भर आई थी। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? 1000 करोड़। मैंने वादा किया था 50 करोड़ का इनाम तुम्हारा है। यह कोई भीख नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और सिर्फ इनाम नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम हमारे बेस्ट इंजीनियर बनोगे। तुम्हारे पास वह हुनर है जो डिग्री वालों के पास भी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब आर्यन को देख रहे थे। 50 करोड़। एक चाय वाले के लिए यह रकम कल्पना से भी परे थी। वह पूरा शहर खरीद सकता था। आर्यन ने अपनी चप्पल पहनी। उसने एक पल के लिए उस आलीशान ऑफिस को देखा, उन एसी मशीनों को, उन सूट बूट वाले लोगों को। फिर उसने अपनी फटी हुई जेब को देखा, जिसमें मां की डायरी थी। मैडम,
आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए। क्या? ईशा हैरान रह गई। रोहित का मुंह खुला रह गया। 50 करोड़? तुम पागल हो? तुम जिंदगी भर राजा की तरह रह सकते हो, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। आर्यन मुस्कुराया, एक उदास लेकिन संतुष्ट मुस्कान। राजा बनकर क्या करूंगा मैडम, जब मेरी प्रजा, मेरे जैसे बच्चे सड़कों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह भगाए जाते हैं। अगर मैं राजा बन गया तो मैं भी बहरा हो जाऊंगा। मुझे यह शोर सुनना है। उसने ईशा की आंखों में देखा। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। अपने इस सिस्टम में, अपनी इस बड़ी बिल्डिंग में एक ऐसा कोड डालिए जो हम जैसों को एरर न समझे। बाहर जो गार्ड डंडा मारता है ना, उसे कहिए कि कभी कभी गंदे कपड़ों में भी साफ दिमाग हो सकता है। बस हमें रिब्यूट मत कीजिए, हमें भी सिस्टम का हिस्सा मानिए। ईशा के पास कोई शब्द नहीं थे। उनकी आंखों से एक आंसू गिर गया। वह बस उस छोटे से लड़के को देखती रहीं, जिसका कद आज उस 60 मंजिला इमारत से भी बड़ा लग रहा था। उसने 50 करोड़ ठुकरा दिए, सिर्फ सम्मान के लिए। मेरा काम हो गया, आर्यन बोला, अपने कंधे उचकाते हुए। मेरी चाय ठंडी हो रही होगी, रामू काका डांटेंगे। वह मुड़ा और कांच के दरवाजे से बाहर निकल गया। लिफ्ट से नीचे उतरा, लॉबी पार की और बाहर आ गया। वही शोर, वही धूल, वही ट्रैफिक, वही पुराना जनरेटर जो अब भी धड़ धड़ कर रहा था। लेकिन अब डीसीएस की दीवारें उसे घूर नहीं रही थीं। अब गार्ड ने उसे डंडा नहीं दिखाया, बल्कि सर झुकाकर रास्ता दिया। शाम को कंपनी ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया जानना चाहती थी। मीडिया ने पूछा, वह हीरो कौन है? वह जीनियस कौन है जिसने 1000 करोड़ बचाए? वह कौन सा सुपर कंप्यूटर था? ईशा माइक के पास आई। उन्होंने भीड़ को देखा, फिर कैमरे को। वह कोई जीनियस नहीं था, ईशा ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी। वह एक आईना था जो हमने बहुत पहले तोड़ दिया था। आज एक सड़क छाप बच्चे ने, जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं, हमें बताया कि हमारा सिस्टम कितना खोखला है। असली हीरो वह नहीं, उसकी वह सुनने की क्षमता है जो हम खो चुके हैं। अगले दिन अखबारों में आर्यन की फोटो नहीं छपी। वह चाहता भी नहीं था। लेकिन डीसीएस के गेट पर एक नया नियम लागू हुआ। एक बड़ा बोर्ड लगा, नो वन इज इनविजिबल, कोई भी अदृश्य नहीं है। कंपनी ने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खोला, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट आर्यन। और आर्यन उसी शाम वह फिर उसी जनरेटर के पास बैठा था, हाथ में सूखी रोटी और चाय का गिलास। एक नगर निगम की गाड़ी आई, एक अधिकारी उतरा, साथ में ईशा भी थी। बेटा, तुम्हें स्कूल चलना है, सरकार और कंपनी मिलकर तुम्हें पढ़ाएगी, दुनिया देखोगे तुम, अधिकारी ने कहा। आर्यन ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे चाय में डुबोया। उसने जनरेटर की धड़ धड़ सुनी, जो अब एक मीठे संगीत की तरह लग रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां अब तारे दिखने लगे थे। साहब, उसने कहा, अपनी मां की डायरी पर हाथ फेरते हुए, पढ़ तो मैं लूंगा, स्कूल भी चला जाऊंगा, लेकिन क्या स्कूल मुझे वह सिखा पाएगा जो यह सन्नाटा सिखाता है? क्या किताबों में लिखा है कि मशीनें कब रोती हैं? ईशा मुस्कुराई। नहीं आर्यन, वह तुम हमें सिखाओगे। आर्यन ने मुस्कुराकर रोटी खाई। वह जानता था कि सिस्टम बदल गया है। शायद पूरा नहीं, लेकिन शुरुआत तो ही हो गई थी। 1000 करोड़ वापस आ गए थे, लेकिन आर्यन ने जो कमाया था वह उससे कहीं ज्यादा कीमती था। उसने अपनी आवाज ढूंढ ली थी। अब उसे कोई भिखारी नहीं कहेगा। और उस रात शहर के शोर में भी आर्यन को सबसे मीठी नींद आई, क्योंकि आज मशीनें रो नहीं रही थीं, वे गा रही थीं, और उस गाने का कंपोजर वह खुद था। अगले दिन सबके आग्रह करने पर आर्यन ने 5 करोड़ रुपए स्वीकार कर लिए, पर अपना चेहरा मास्क से छुपाए रखा, क्योंकि वो जानता था कि हुनर किसी ब्रांड का मोहताज नहीं होता और प्रतिभा कभी गरीबी देखकर रास्ता नहीं बदलती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे शेयर जरूर करें। हमारे आसपास ऐसे कई आर्यन हैं जो फुटपाथों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर अपनी प्रतिभा के साथ जी रहे हैं। बस हमें अपने एग्जॉस्ट फैन का शोर कम करके, अपनी गाड़ियों के शीशे नीचे करके उन्हें सुनने की जरूरत है। क्या पता अगला आर्यन आपके घर के सामने ही बैठा हो।